दोस्तों आप इस लड़की को जानते होंगे, इसका नाम है ग्रेटा। ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जो चाहती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपना लालच छोड़कर CO2 एमिशन को कम करें और हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग, प्लास्टिक यूज करना बंद करें। क्योंकि ये कहा तो जाता है कि प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, पर यह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि हर तरह का प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता। पर जो प्लास्टिक होता है वो भी लगभग 60% ही होता है। ये चीज अर्थ के लिए सही नहीं है, ये बात एकदम सही है। पर फिर ग्रेटा की हमें ऐसी तस्वीर भी देखने को मिलती है जिसमें वो खुद प्लास्टिक का यूज कर रही है, बिल्कुल उन आम लोगों की तरह जिनको वो ऐसा बोलती है। How dare you? इसके अलावा आपने कहीं ऐसे रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट से जुड़े लोगों को भी देखा होगा जो हाल ही में यूएस में अबॉर्शन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखो, पहले ही फीमेल्स के पास प्रेगनेंसी रोकने के कई सारे तरीके हैं, इसी के साथ हेल्थ इशू और क्राइम रिलेटेड अबॉर्शन के भी मैंडेट है और फीमेल को 20 वीक्स का टाइम लिमिट भी दिया जाता है सोचने के लिए। पर फिर भी इन बहनों को अबॉर्शन का फुल राइट चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरी बॉडी है, मैं चाहूं तो 3 वीक के बच्चे को भी मार सकती हूं और 30 वीक के बच्चे को भी, क्योंकि ये मेरी बॉडी है, क्योंकि इससे मेरी मेंटल पीस जुड़ी है। और ऐसी चीजों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे कुछ लोग धर्म में कही गई बातों को मिस इंटरप्रेट करते हैं अशांति फैलाने के लिए। जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग मानते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, पर फिर दूसरी तरफ स्क्रिप्चर्स ये भी बोलती हैं कि अगर एक बेकसूर इंसान की जान जाती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में तो इसका मतलब है पूरी इंसानियत मर गई है। और पता है, ऐसे ही कई किस्से हैं और इन सब किस्सों में ना आपको ये चीज कॉमन दिखेगी कि ये लोग है ना एक सूडो सोशल जस्टिस वॉरियर टाइप होते हैं, यानी बेमतलब के समाज के ठेकेदार। क्योंकि जिस कॉज के लिए ये लोग फाइट कर रहे होते हैं उसी को ये लोग पूरी तरह से समझते नहीं हैं, इसलिए इनकी आइडियोलॉजीज में हिपोक्रेसी दिखती है और वो ये चीज खुद भी देख सकते हैं कि उनके ऐसे गलत कामों से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी वो अपने आप को सही मानते हैं। तो इन लोगों की मेंटालिटी क्या है? ऐसा क्यों है? Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. दोस्तों ऐसी मेंटालिटी को समझने के लिए हमें दो लोगों की लाइफ को देखना होगा। पहला है एलियट रॉजर, जो एक हॉलीवुड के डायरेक्टर का बेटा था, इसलिए इसको कभी भी पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं रही। पर फिर एक दिन ये लड़का 141 पेजेस का एक मैनिफेस्टो रिलीज करता है माई ट्विस्टेड लाइफ के नाम से। उसमें एकदम डिटेल में बताता है कि कैसे लोग उसको पूरी जिंदगी परेशान करते रहे। फिर उसके 2 दिन बाद वो यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो बताता है कि कैसे उसके आसपास के लोग और लड़कियां हमेशा उसको इंसल्ट करते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे और रिजेक्ट करते रहे। और वो ये भी कहता है कि अब लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो कई लोगों को मार देता है और फिर बाद में खुद को भी मार लेता है। नाउ अब दूसरा इंसान है टेड काचिंस्की, जो 1942 शिकागो में पैदा हुआ एक बहुत ही अच्छी फैमिली में। उसको ना तो कोई पैसे की कमी थी, ना ही उसके माँ बाप उस पर कोई बचपन में असॉल्ट करते थे। टेड को अपने इमोशन दिखाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और वो फालतू लोगों से बात नहीं करता था, पर वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। इसलिए टेड ने अपने स्कूल में कई क्लासेस जंप की और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही वो स्कूल पास करके हार्वर्ड चला गया। उस वक्त टेड के दोस्त ने टेड के पिता को कहा कि आप टेड को इस उम्र में कॉलेज मत भेजो, क्योंकि टेड अभी बच्चा है, ना ही वो किसी से बात कर पाता है और उसको स्कूल में एडजस्ट होने में भी मुश्किल रही है। शायद उसको ऐसी प्रॉब्लम कॉलेज में भी हो। तब भी वो हार्वर्ड चला जाता है। और वैसे तो टेड ज्यादातर लोगों से बात नहीं करता था, पर वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचता था। वो ये सोचता था कि मॉडर्न इंसान के पास हर चीज होने के बावजूद भी वो इतना परेशान क्यों रहता है। नाउ इन्हीं चीजों से जुड़ी उसने एक सेट ऑफ आइडियोलॉजी तैयार की कि इंसान ऐसा क्यों फील करता है। और तब उसी समय हार्वर्ड में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मरे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो माना जाता है कि एक CIA का नेशन वाइड माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का वो एक्सपेरिमेंट एक पार्ट था। नाउ यूनिवर्सिटी में तो ये कहा गया कि इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को अपने आइडियाज लेकर जाना है और कुछ साइकोलॉजिस्ट और स्टूडेंट्स का ग्रुप ह्यूमन सब्जेक्ट के उस आइडियाज को क्रिटिक करेंगे, बताएंगे कि वो आइडिया कैसे हैं और ये भी चेक करेंगे कि सब्जेक्ट स्ट्रेस से कैसे डील करता है। पर एक्चुअल में
उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को यह कहा गया था कि आपको आइडिया को क्रिटिक नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट के आइडियाज का मजाक उड़ाना है, सब्जेक्ट का पर्सनली मजाक उड़ाना है, सब्जेक्ट की बुरी तरह से बेइज्जती करनी है। तो टेड भी इस एक्सपेरिमेंट में एज अ सब्जेक्ट आता है अपनी आइडियोलॉजीज के साथ, और उसके आइडियाज और वैल्यूज की और उसकी पर्सनल लाइफ की लोग बहुत बेइज्जती करते हैं, उसको नीचा दिखाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद टेड 20 साल का हो जाता है तो ग्रेजुएट डिग्री लेकर वो हार्वर्ड से मिशिगन यूनिवर्सिटी चला जाता है। फिर उसके बाद वो यूसी बर्कली में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करने लगता है। अब क्योंकि टेड किसी से इतनी ज्यादा बात नहीं करता था, अपने बारे में बताता नहीं था, तो किसी को समझ नहीं आया कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी इतनी अच्छी जॉब है, उसके पास घर है, हर चीज है, वो हर चीज छोड़कर जंगल में क्यों रहने लग गया। 1970s के अराउंड वो जंगल में रहने लगा, बिजली पानी हर चीज से दूर। फिर 8 साल बीतते हैं और 1978 से 1995 के बीच टेड अलग अलग यूनिवर्सिटीज, एयरपोर्ट और कंप्यूटर शॉप्स को पैकेट्स भेजने लगा जो वुड और बेसिक स्क्रैप मटेरियल से बने होते थे। जैसे ही उन पैकेट्स को कोई खोलता तो धमाका होता। उसी समय टेड ने कई सारी न्यूज़पेपर कंपनीज को लेटर लिखा कि आप मेरा 35,000 पेजेस का मैनिफेस्टो रिलीज करें, अगर नहीं किया तो ऐसे धमाके और होंगे। टेड के ऐसे ही बॉम्ब्स की वजह से 3 लोग मर गए और 23 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फिर न्यूज़पेपर्स ने यह चीज देखकर टेड का मैनिफेस्टो रिलीज किया और बेसिकली उस मैनिफेस्टो में वो ये बता रहा था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से सोसाइटी में इतना तेजी से चेंज आया है कि लोग मेंटली उस एडवांसमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहे। फिर 1995 में एफबीआई ने टेड को पकड़ लिया। नाउ जब उसका कोर्ट ने साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया तो उसमें टेड ने यह बताया कि साइंटिफिक कम्युनिटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हीं से वो नफरत करता है। इसी के साथ एक बहुत वियर्ड चीज टेड ने यह भी बताई कि वो सेक्स चेंज ऑपरेशन कराना चाह रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई लड़की उससे कभी भी जिंदगी में बात नहीं करेगी, वो किसी भी लड़की को छू नहीं पाएगा जब तक वो खुद ना लड़की बन जाए। फिर बाद में उसने अपना डिसीजन बदल लिया। अब दोस्तों, इन दोनों लोगों की कहानी में पहली चीज हमें यह पता चलती है, लो एक्सट्रावर्जन, यानी ये अपने आसपास के लोगों को ये बता नहीं पाते थे, ये उनसे शेयर नहीं कर पाते थे कि वो कैसा फील करते हैं उनके बारे में, दुनिया के बारे में। दूसरी चीज हमें इनकी जिंदगी में दिखती है, ह्यूमिलिएशन। ये दोनों ही अपने एक्सपीरियंस में बताते हैं कि कैसे अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, और स्पेशली इन दोनों के केस में तो कोई लड़की इनसे बात नहीं करना चाहती थी। अब दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ह्यूमिलिएट हुए हैं और इंट्रोवर्ट भी हैं, वो अपना दुख नहीं बांट पाते, तब भी वो इन लोगों की तरह दूसरों को तो नहीं मारते, दूसरों पे तो अपना गुस्सा नहीं उतारते। तो ऐसा क्यों है? ये ऐसे मेजरली इस तीसरे एट्रीब्यूट की वजह से है, नार्सिसिज्म। इन दोनों की ही साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में पता चला था कि ये लोग नार्सिसिस्ट थे। नाउ नार्सिसिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये एक अलग वीडियो डिजर्व करता है, पर तब भी बेसिकली नार्सिसिस्ट इंसान वो होते हैं जिनमें ग्रैंडियोसिटी होती है, यानी वो समझते हैं कि वो लोगों से काफी सुपीरियर हैं और मन ही मन वो आसपास वाले लोगों को कुछ नहीं समझते, इसीलिए वो काफी ज्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। वो अपनी सोच और अपने किए गए काम को औरों के सेम काम से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं क्योंकि नार्सिसिस्ट की ईगो बहुत ज्यादा फ्रैजाइल होती है, तो कुछ हद तक उनके कई सारे लाइफ के डिसीजंस ईगो रिपेयर, ईगो बूस्ट के काम से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसलिए लोग उनको कैसे देखते हैं, इनसे उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए वो वैलिडेशन सीकर होते हैं। उन्हें दिखावा करना बहुत पसंद होता है, चाहे वो झूठा क्यों ना हो। जैसे अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखते हैं, महंगी महंगी एसेसरीज लेते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी से जुड़ी हर चीज के पोस्ट और स्टोरीज डालते हैं। और क्योंकि उनकी ईगो बहुत ज्यादा फ्रैजाइल होती है, इसलिए आप उनके खिलाफ कोई नॉर्मल सी बात कर दो तो उनको बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। इसीलिए वो बहुत जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं, और अगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते तो वो कोशिश करते हैं कि सामने वाले को वो लोग नीचा दिखाएं, जिससे वो खुद ऊपर उठ सकें। अब इन लोगों की पूरी कहानी ये होती है, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट हैं तो वो सोचते हैं कि उनका सोशल स्टेटस यहाँ होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो वो ह्यूमिलिएट होते हैं, और अगर बाहर से भी कोई उनको ह्यूमिलिएट कर रहा है तो उनको और प्रॉब्लम होती है। यानी वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी यहाँ हो एकदम ऊपर, और असल में उनकी जिंदगी यहाँ होती है एकदम नीचे। इसीलिए उनके अंदर गुस्सा बढ़ता रहता है। अब तीसरी चीज कि अगर वो इंट्रोवर्ट हैं या वो एक्सट्रोवर्ट हैं और उनके आसपास उन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है,
उनको समझाने वाला कोई नहीं है, उनके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके, उनको प्यार से कोई उनकी गलतियां बता सके। ऐसे लोग उनके आसपास नहीं हैं, तो वो मन ही मन किलसते रहते हैं। मन ही मन उनको लगता है कि यार जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मैं फट जाना चाहता हूं। प्लस अगर इन लोगों को कोई और मेंटल डिसऑर्डर भी है तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नाउ यही है वो एट्रीब्यूट्स जो ह्यूमंस को बहुत ज्यादा डेंजर बनाते हैं, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बनाते हैं। नाउ क्या ये ह्यूमन बॉम्ब फटेगा? क्या ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगा या ये बेमतलब का समाज का ठेकेदार बनेगा? ये चीज डिपेंड करती है इस फोर्थ एट्रीब्यूट पर। अगर नार्सिसिस्ट पर्सन काफी टैलेंटेड होते हैं या सोसाइटी के द्वारा जो गोल सेट किए गए हैं उनको अचीव करने में अच्छे होते हैं, वो कुछ अकॉम्प्लिश्ड होते हैं या फिर वो लोगों की मदद कर सकते हैं, तो बाकी लोग उनको ना चाहते हुए भी पसंद करेंगे और जो भी वो बाकी लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं उसको वो इग्नोर करेंगे। यानी लोग पूरी कोशिश करेंगे उनकी ईगो सेटिस्फाई करने में और इसीलिए वो ह्यूमन बॉम्ब फटेंगे नहीं। पर अगर नार्सिसिस्ट इतना कुछ टैलेंटेड नहीं है, ना ही उसने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया है, कुछ उखाड़ा है, तब भी उसका एटीट्यूड ऐसा है, मी मेरे बारे में सोचो, मैं तुम्हारे बारे में कैसा सोचता हूं, तब उस नार्सिसिस्ट को सोसाइटी के लोग धीरे धीरे सोसाइटी के हायरार्किकल स्ट्रक्चर से बाहर धकेलने लगते हैं। यानी उसके साथ ना कोई बैठना पसंद करेगा, ना ही बात करना। तो नार्सिसिस्ट के सोसाइटी में compete करने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। या फिर दूसरी सिचुएशन में अनटैलेंटेड नार्सिसिस्ट लोगों को जो एडमिरेशन या रिस्पेक्ट या फिर जो सोशल स्टेटस सोसाइटी से चाहिए होता है वो उनको नहीं मिलता, तो वो खुद ही सोसाइटी को रिजेक्ट कर देते हैं और वहां से वो अनकॉन्शियसली कोई गोल सेट करते हैं, एक सेट ऑफ आइडियोलॉजी बनाते हैं या बनी बनाई आइडियोलॉजी में बिलीव करने लग जाते हैं या फिर सोसाइटी के सिस्टम में कोई बेमतलब की गलती ढूंढते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करना उनका गोल बन जाता है और इसी के बेसिस पर वो कोशिश करते हैं एक अलग ही सोशल स्टेटस अचीव करने की। यही चीज उनकी हीरोज जर्नी बन जाती है। वो अपने आप को रेवोल्यूशनरी जैसा देखते हैं। अब क्योंकि नार्सिसिस्ट की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ईगो फुलफिलमेंट और सोसाइटी पर अपना गुस्सा उतारना, इसलिए उनको इन चीजों से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि उनकी आइडियोलॉजी फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर कर बनी है या फिर लिमिटेड फैक्ट्स पर बनी है, या फिर वो जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं क्या वो उस तरह से सही हो सकती है जिस तरह से उसको वो करना चाह रहे हैं। पर दोस्तों साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स आप आजकल हर किसी में देख सकते हैं, पर जिन लोगों में ये एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मोस्टली ये लोग कोल्ड ब्लडेड मर्डरर होते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं, उन्हें बस अपना गुस्सा उतारना होता है, उन्हें आइडियोलॉजी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिनमें एट्रीब्यूट्स थोड़े कम होते हैं वो बन जाते हैं टेररिस्ट या फिर गैंग लीडर्स, जिनको गुस्सा तो उतारना होता है पर उनको अपने हिसाब से एक अच्छी आइडियोलॉजी भी चाहिए होती है जिससे वो बुरे इंसान ना कहलाएं। जिनमें एट्रीब्यूट्स थोड़े और कम होते हैं वो बेमतलब के समाज के ठेकेदार बन जाते हैं। इनको भी कोई एक हाफ बेक्ड राइचियस कॉज चाहिए होता है जिसका खुद इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब दोस्तों कई साइकोलॉजिस्ट और नार्सिसिस्ट एक्सपर्ट ये बताते हैं कि ऐसे एट्रीब्यूट्स आज के नॉर्मल लोगों में भी बढ़ रहे हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, जिसके बारे में सरप्राइजिंगली टेड क्रिजिंस्की 30 साल पहले ही अपने मैनिफेस्टो में बता चुका है। इसलिए आने वाली वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे।